Hello guys, let we cover our remaining part, market as a social institution. उपनिवेशवाद और नए बाजारों का आविर्भाव। उपनिवेशवाद के आते ही भारतीय अर्थव्यवस्था में गहरे बदलाव आए, जिससे उत्पादन, व्यापार और कृषि में एक अभूतपूर्व विघटन हुआ। एक जाना माना उदाहरण है हथकरघा के काम का खात्मा हो जाना। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस वक्त के बाजारों में इंग्लैंड से सस्ते बने बनाए कपड़ों की भरमार लगा दी गई थी। हालांकि भारत में उपनिवेश के दौर से पहले ही एक जटिल मौद्रीकृत अर्थव्यवस्था विद्यमान थी। ज्यादातर इतिहासकार उपनिवेश काल को एक संधि काल के रूप में देखते हैं। उपनिवेश काल के दौरान भारत विश्व की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से और अधिक जुड़ गया। अंग्रेजी राज से पहले भारत बने बनाए सामानों के निर्यात का एक मुख्य केंद्र था। उपनिवेशवाद के बाद भारत कच्चे माल और कृषि उत्पादों का स्रोत और उत्पादित सामानों का उपभोक्ता बना दिया गया। यह दोनों कार्य इंग्लैंड के उद्योगों को लाभ पहुंचाने के लिए किए गए। लगभग उसी समय नए समूह, मुख्यतः यूरोपियन व्यापार और व्यवसाय में आने लगे। वो या तो पहले से जमे हुए व्यापारिक समुदायों में से मेलजोल कर अपना व्यापार शुरू करते थे, या कभी उन समुदायों को उनका व्यापार छोड़ने को मजबूर करके। परंतु पहले से विद्यमान आर्थिक संस्थाओं को पूरी तरह से नष्ट करने के बजाय भारत में बाजार अर्थव्यवस्था के विस्तार में कुछ व्यापारिक समुदायों को नए अवसर प्रदान किए, जिन्होंने बदलती हुई आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को पुनर्गठित किया और अपनी स्थिति को सुधारा। कुछ मामलों में उपनिवेशवाद द्वारा प्रदान किए गए आर्थिक अवसरों का लाभ उठाने के लिए नए समुदायों का जन्म हुआ, जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद भी अपनी आर्थिक शक्ति को निरंतरता से बनाए रखा। इस प्रक्रिया का एक अच्छा उदाहरण है मारवाड़ी, जो शायद भारत में हर जगह पाए जाने वाले एवं सबसे ज्यादा जाना माना व्यापारिक समुदाय है। मारवाड़ियों का प्रतिनिधित्व बिड़ला परिवार जैसे नामी औद्योगिक घरानों से तो है ही, छोटे छोटे दुकानदारों और व्यापारियों से भी है, जो भारत के हर कस्बे के बाजार में बसे हुए हैं। उपनिवेश काल के दौरान ही मारवाड़ी एक सफल व्यापारिक समुदाय बने, जब उन्होंने उपनिवेशिक शहरों जैसे कलकत्ता में मिलने वाले नए अवसरों का लाभ उठाया और व्यापार और साहूकार जारी रखने के लिए देश के सभी भागों में बस गए। नाकटारों की तरह मारवाड़ियों की सफलता भी उनके गहन सामाजिक तंत्रों की वजह से ही है, जिसने उनकी बैंकिंग व्यवस्था के संचालन के लिए आवश्यक विश्वास से भरपूर संबंधों की स्थापना की। अनेक मारवाड़ी परिवार इतनी पूंजी जुटा पाए कि वे लोगों को ब्याज पर कर्ज देने लगे। इन बैंकों जैसी आर्थिक प्रवृत्ति की मदद से भारत में अंग्रेजों के वाणिज्य विस्तार को भी मदद मिली। हार्डग्रोव 2004। उपनिवेश के आखिरी दिनों में और स्वतंत्रता के बाद कुछ मारवाड़ी परिवारों ने अपने आप को आधुनिक उद्योगों में रूपांतरित कर लिया और आज ही भारत में किसी अन्य समुदाय की तुलना में मारवाड़ियों की उद्योग में सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। उपनिवेश के दौरान एक नए व्यापारिक समुदाय का उभर कर आना और इसका छोटा प्रवासी व्यापारियों से बड़े साहूकार और उद्योगपतियों में बदल जाने की यह कहानी आर्थिक प्रक्रियाओं में सामाजिक संदर्भ के महत्व को दर्शाती है। पूंजीवाद को एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में समझना। आधुनिक समाजशास्त्र के संस्थापकों में से एक कार्ल मार्क्स आधुनिक पूंजीवाद के आलोचक भी थे। मार्क्स ने पूंजीवाद को कमोडिटी उत्पादन या बाजार के लिए उत्पादन करने की व्यवस्था के रूप में समझा, जो कि श्रमिक की मजदूरी पर आधारित है। जैसा कि आप पहले ही पढ़ चुके हैं, मार्क्स ने लिखा है कि सभी आर्थिक व्यवस्थाएं सामाजिक व्यवस्थाएं भी हैं। हर उत्पादन विधि विशेष उत्पादन संबंधों से बनती है और अंततः वह एक विशिष्ट वर्ग संरचना का निर्माण करती है। मार्क्स ने इस बात पर जोर दिया कि अर्थव्यवस्था चीजों से नहीं बल्कि लोगों के बीच रिश्तों से बनती है, जो उत्पादन की प्रक्रिया के कारण द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। पूंजीवादी उत्पादन विधि के अंतर्गत मजदूरी या श्रम भी एक बिकाऊ सामान बन जाता है, क्योंकि मजदूरों को अपनी श्रम शक्ति को बाजार में बेचकर ही अपनी मजदूरी कमानी है। इस तरह दो आधारभूत वर्गों का गठन होता है, पूंजीपति जो उत्पादन के साधनों जैसे कारखानों के मालिक हैं, और श्रमिक जो अपना श्रम पूंजीपतियों को बेचते हैं। पूंजीपति वर्ग को इस व्यवस्था से मुनाफा होता है, क्योंकि वे श्रमिकों को उनके काम के बराबर दाम नहीं देता। ऐसा करते हुए वो उनके श्रम से अतिरिक्त मूल्य निकाल लेते हैं। मार्क्स के पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाज के सिद्धांत ने 19वीं और 20वीं शताब्दी में
पूंजीवाद के स्वरूप के बारे में अनेक सिद्धांतों और बहसों को प्रेरित किया। वस्तुकरण या पण्यीकरण और उपभोग। दुनिया के हर एक कोने में पूंजीवाद के विकास से जीवन के हर क्षेत्र और हिस्सों में बाजारों का विस्तार हो गया, जो कि पहले इस व्यवस्था से अछूते थे। पणीकरण कोमोडिटाइजेशन तब होता है जब कोई वस्तु बाजार में बेची खरीदी न जा सकती हो और अब वह बेची खरीदी जा सकती है, अर्थात अब वह बाजार में बिकने वाली एक चीज बन गई है। जैसे श्रम और कौशल अब ऐसी चीजें हैं जो खरीदी व बेची जा सकती हैं। मार्क्स और पूंजीवाद के अन्य आलोचकों के अनुसार पण्यीकरण की प्रक्रिया के नकारात्मक सामाजिक प्रभाव हैं। श्रम का पण्यीकरण एक उदाहरण है, लेकिन समकालीन समाज में ऐसे और भी उदाहरण हैं। मसलन आजकल एक विवादास्पद वाक्य है, गरीब लोगों द्वारा अपनी किडनी को अमीर लोगों को बेचना जिन्हें किडनी के प्रतिस्थापन की आवश्यकता है। बहुत से लोगों का मानना है कि मानव अंगों का पण्यीकरण नहीं होना चाहिए। पहले के समय में इंसानों को गुलाम के तौर पर बेचा और खरीदा जाता था, और आज के दौर में लोगों को वस्तुओं की तरह समझना अनैतिक माना जाता है। और आधुनिक समाज में लगभग हर कोई मानता है कि इंसान का श्रम खरीदा जा सकता है या पैसों के बदले में अन्य सेवाओं या कौशल उपलब्ध कराया जा सकता है। मार्क्स के अनुसार यह वह स्थिति है जो सिर्फ पूंजीवाद समाजों में ही पाई जाती है। समकालीन भारत में हम देख सकते हैं कि कुछ चीजें या प्रक्रियाएं जो पहले बाजार का हिस्सा नहीं थी, अब वह बाजार में मिलने वाली वस्तुएं हो गई हैं। जैसे पारंपरिक रूप से पहले विवाह परिवार के लोगों द्वारा तय किए जाते थे, पर अब व्यावसायिक विवाह ब्यूरो की भरमार है, जो वेबसाइट या किसी और माध्यम से लोगों का विवाह तय कराते हैं, इनका मेहनताना लेते हैं। दूसरा उदाहरण है अनेक निजी संस्थान जो व्यक्तित्व संवारने, अंग्रेजी बोलना सिखाने और अन्य चीज़ों के लिए पाठ्यक्रमों की चलाते हैं, जो कि विद्यार्थियों को, अधिकांश मध्य वर्गीय नौजवानों, समकालीन विश्व में सफल होने के लिए आवश्यक सांस्कृतिक और सामाजिक कौशल को सिखाते हैं। पुराने समय में सामाजिक कौशल और शिष्टाचार जैसे अच्छा आचरण प्रमुख रूप से परिवार में ही सिखाया जाता था। हम इस बारे में ऐसा भी सोच सकते हैं कि आजकल जो निजी संस्थाओं में होड़ लगी है नए विद्यालय, महाविद्यालय और कोचिंग क्लासेस को चलाने के लिए, वो भी इस बात को दर्शाते हैं कि किस तरह से शिक्षा का पनीकरण हो रहा है। क्रियाकलाप। पनीकरण बड़ा शब्द है जो सुनने में जटिल लगता है, पर जिन प्रक्रियाओं की तरफ वो इशारा करता है उनसे हम परिचित हैं और वे हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा हैं। एक साधारण उदाहरण है बोतल का पानी। शहर या कस्बे में, यहाँ तक कि अधिकांश गांवों में भी बोतल का पानी खरीदना अब संभव है। 1 लीटर या उससे छोटे पैमाने में वो हर जगह बेची जाती है। अनेक कंपनियां हैं जो और अनेक ब्रांड के नाम हैं जिससे पानी की बोतलें पहचानी जाती हैं। पर यह एक नई घटना है जो 10-15 साल में ज़्यादा पुरानी नहीं है। मुमकिन है कि आप खुद उस समय को याद कर सकते हैं जब पानी की बोतलें नहीं बिका करती थी। बड़ों से पूछो, माता पिता की पीढ़ी के लोगों को अजीब लगा होगा कि आपके दादा दादी के ज़माने में तो इसके बारे में विरले लोगों ने सुना या सोचा होगा। ऐसा सोचना भी कि पेयजल के लिए कोई पैसा मांगा जा सकता है, उनके लिए अविश्वसनीय होगा, पर आज यह हमारे लिए आम बात है। एक साधारण सी बात, एक वस्तु जिसे हम खरीद या बेच सकते हैं, इसी को पंजीकरण कोमोडिटाइजेशन कहते हैं। एक प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई भी चीज़ जो बाजार में नहीं बिकती हो वह बाजार में बिकने वाली एक वस्तु बन जाती है और बाजार अर्थव्यवस्था का एक भाग बन जाती है। क्या आप ऐसी चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं जो हाल ही में बाजारों में शामिल हुई हो? याद रहे कि यह जरूरी नहीं कि कोई वस्तु ही एक पण्य हो, कोई सेवा भी पण्य हो सकती है। ऐसी चीज़ों के बारे में भी सोचें कि आज पण्य भले न हो पर भविष्य में हो सकती है। आप कारण भी सोचें कि ऐसा क्यों होता होगा। अंत में इस बारे में भी सोचें कि पहले ज़माने की कुछ चीज़ें अब बिकनी बंद क्यों हो गई, मतलब जिनका पहले विनिमय में योगदान था पर अब नहीं है। क्यों और कब कोई कमोडिटी नहीं रह जाती। पूंजीवादी समाज की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है कि उपभोग अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, और इसके सिर्फ आर्थिक कारण नहीं है बल्कि इसका एक प्रतीकात्मक अर्थ है। आधुनिक समाजों में उपभोग एक महत्वपूर्ण तरीका है जिसके द्वारा सामाजिक भिन्नता का निर्माण होता है और उन्हें प्रदर्शित किया जाता है। उपभोक्ता अपनी सामाजिक, आर्थिक शक्ति या सांस्कृतिक प्राथमिकताओं को कुछ विशेष वस्तुओं को खरीदकर या उनका प्रदर्शन कर प्रदर्शित करता है, और कंपनियों पर उन बातों पर गौर करती हैं और वे अपने सम्मान, परिस्थिति या संस्कृति के प्रतीकों के आधार पर बनाती एवं बेचती हैं।
टेलीविज़न पर आने वाले और सड़कों पर लगे इश्तिहारों के बारे में जिन्हें हम रोज़ देखते हैं, और उस विज्ञापन में छुपे अर्थ के बारे में सोचिए जिसे विज्ञानदाता ने अपने उत्पाद की बिक्री के लिए विज्ञापन से जोड़ने की कोशिश की है। समाजशास्त्रों के संस्थापकों में से एक मैक्स वेबर ने पहली बार इस बात को लोगों के सामने रखा कि लोग जो सामान खरीदते हैं एवं उपयोग करते हैं वह समाज की उनकी परिस्थिति से गहनता से जुड़ा होता है। उन्होंने इसको प्रतिष्ठा का प्रतीक माना। उदाहरण के तौर पर भारत में आज मध्यम वर्गीय परिवारों में उनके पास जो कार का मॉडल होता है या जिस कंपनी के सेलफोन इस्तेमाल करते हैं वो इनकी सामाजिक आर्थिक परिस्थिति का अनुमान लगाने का प्रमुख साधन है। वेबर ने इस बारे में भी लिखा कि किस तरह से लोगों की जीवन शैली के आधार पर उनके वर्गों और परिस्थिति समूहों में भिन्नता की जाती है। भूमंडलीकरण, स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का गठजोड़। 1980 के दशक के बाद भारत ने अपने आर्थिक इतिहास के नए दौर में प्रवेश किया। यह मुख्यतः राज्य स्तरीय विकास से उदारवाद जैसी आर्थिक नीति के परिवर्तन की वजह से हुआ। इस बदलाव में से भूमंडलीकरण के युग की शुरुआत हुई। वह दौर जिसमें दुनिया पहले से ज़्यादा अंतर संबंधित है, सिर्फ आर्थिक तौर पर ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और राजनीतिक तौर पर भी। भूमंडलीकरण के कई रुझान होते हैं। इनमें से खास है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं, पूंजी, समाचार और लोगों का संचालन एवं साथ ही प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर, दूरसंरचना और परिवहन के क्षेत्र में और अन्य आधारभूत सुविधाओं का विकास जो इस संचालन को गति प्रदान करते हैं। भूमंडलीकरण की एक केंद्रीय विशेषता दुनिया के चारों कोनों में बाजारों का विस्तार और एकीकरण का बढ़ना है। इस एकीकरण का अर्थ है कि दुनिया के किसी एक कोने में किसी बाजार में परिवर्तन होता है तो दूसरे कोने में उसका अनुकूल प्रतिकूल असर हो सकता है। जैसे अगर अमेरिकी बाजार में गिरावट आती है तो भारतीय सॉफ्टवेयर के उद्योग में भी गिरावट आएगी। जैसा कि न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 9/11 के हमले के बाद हमने देखने को मिला था, जिससे इस क्षेत्र में लोगों का व्यवसाय एवं नौकरियां जाती रहेंगी। सॉफ्टवेयर सेवा उद्योग और व्यापार में ब्राह्मण स्रोत के प्रयोग का उद्योग, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग बीपीओ जैसे कॉल सेंटर उन प्रमुख उद्योगों में से है जिनके द्वारा भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था से लगातार जुड़ता जा रहा है। यहाँ की कंपनियां पश्चिम के विकसित देशों के उपभोक्ताओं को सस्ते दाम पर श्रम और सेवाएं मुहैया कराती हैं। हम कह सकते हैं कि अब भारतीय सॉफ्टवेयर संबंधी सेवाएं और उस प्रकार की अन्य और सेवाओं का विश्व भर में एक बाजार बन गया है। भूमंडलीकरण के अंतर्गत सिर्फ पूंजी और वस्तुओं का ही नहीं बल्कि लोगों, सांस्कृतिक उत्पादों और छवियों का भी दुनिया भर में परिचालन है। यह विनिमय के नए दायरों में से प्रवेश करती है और नए बाजारों का निर्माण करती है। उत्पाद, सेवाएं और सांस्कृतिक तत्व जो पहले बाजार व्यवस्था से बाहर थे अब उसके हिस्से हैं। एक उदाहरण है भारतीय अध्यात्म और ज्ञान व्यवस्थाओं जैसे योग और आयुर्वेद का पश्चिम में बाजारीकरण। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन का बढ़ता बाजार भी यह दर्शाता है कि खुद संस्कृति कैसे बाजार का एक हिस्सा बन जाती है। इसका एक उदाहरण है पुष्कर, राजस्थान में लगने वाला प्रसिद्ध वार्षिक मेला जिसमें दूर दराज से व्यापारी और पशुचारी ऊँटों और अन्य पशुओं को बेचने एवं खरीदने आते हैं। जहाँ स्थानीय लोगों के लिए पुष्कर मेला एक भव्य सामाजिक और आर्थिक उपलक्ष्य होता है, वहीं अब यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक बड़े पर्यटन स्थल के नाम से जाना जाता है। यह मेला पर्यटकों के लिए और भी अधिक आकर्षण का कारण है क्योंकि यह कार्तिक पूर्णिमा के ठीक पहले आता है जब हिंदू तीर्थयात्री पवित्र पुष्कर तालाब में नहाने आते हैं। इस तरह हिंदू तीर्थयात्रियों, ऊँटों, व्यापारियों और विदेशी पर्यटकों का सम्मेलन हो जाता है जिसमें सिर्फ पशुओं और पैसे का विनिमय ही नहीं बल्कि धार्मिक मूल्यों और सांस्कृतिक प्रतीकों की भी अदला बदली होती है। उदारवादिता पर बहस, बाजार बनाम राज्य। भारतीय अर्थव्यवस्था का भूमंडलीकरण प्राथमिक तौर पर उदारीकरण की नीति की वजह से हुआ है जो कि 1980 के दशक में शुरू हुई। उदारवादिता में कई तरह की नीतियां शामिल हैं जैसे सरकारी विभागों का निजीकरण, सरकारी संस्थाओं को प्राइवेट कंपनियों को बेच देना, पूंजी, श्रम और व्यापार में सरकारी दखल कम कर देना, विदेशी वस्तुओं के आसान आयात के लिए आयात शुल्क में कमी करना और विदेशी कंपनियों को भारत में उद्योग स्थापित करने के लिए सहूलियत देना। बाजारीकरण या इन परिवर्तनों को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए बाजारी या बाजार आधारित प्रक्रियाओं, सरकारी नियमों और नीतियों के बजाय के उद्योग से भी समझ सकते हैं। इसमें आर्थिक नियंत्रण को सरकार द्वारा कम या खत्म कर देना, उद्योगों का निजीकरण और मजदूरी और मूल्यों से सरकारी नियंत्रण को खत्म कर देना शामिल है। जो लोग बाजारीकरण का समर्थन करते हैं उनका मानना है कि इससे समाज में आर्थिक समृद्धि और समृद्धि आएगी
क्योंकि सरकारी संस्थाओं की अपेक्षा यह निजी संस्थाएं ज़्यादा कुशल होती हैं। उदारवाद के कार्यक्रमों के तहत जो परिवर्तन हुए, उन्होंने आर्थिक समृद्धि को बढ़ाया और इसके साथ ही भारतीय बाजारों को विदेशी कंपनियों के लिए खोला। उदाहरण के लिए अब बहुत सारी विदेशी वस्तुएं यहाँ बिकती हैं जो पहले यहाँ नहीं मिलती थीं। माना जाता है कि विदेशी पूंजी के निवेश से आर्थिक विकास होता है और रोजगार बढ़ते हैं। सरकारी कंपनियों के निजीकरण से कुशलता बढ़ती है और सरकार पर दबाव कम होता है। हालांकि उदारीकरण का असर मिश्रित रहा है। कई लोगों का यह भी मत है कि उदारीकरण का भारतीय परिवेश पर प्रतिकूल असर ही हुआ है और आगे के दिनों में भी ऐसा ही होगा। हम अपनी ज़्यादा चीज़ें खोकर कम चीज़ों को पाएंगे। भारतीय उद्योग के कुछ क्षेत्रों जैसे सॉफ्टवेयर या सूचना तकनीकी या खेती में जैसे मछली का या फल उत्पाद को शायद वैश्विक बाजार से फायदा हो सकता है, पर अन्य क्षेत्रों जैसे ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और तेलीय अनाजों के उद्योग पर गहरा असर पड़ेगा, क्योंकि यह उद्योग विदेशी उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे। उदाहरण के तौर पर भारतीय किसान अब अन्य देशों के किसानों के उत्पादों से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, क्योंकि कृषि संबंधित उत्पादों का आयात अब संभव है। पहले भारतीय कृषि सहायता मूल्य और सब्सिडी द्वारा विश्व बाजार से सुरक्षित थी। यह समर्थन मूल्य किसानों की न्यूनतम आमदनी को सुनिश्चित करता है, क्योंकि यह वह मूल्य थे जिस पर सरकार कृषक उत्पादों को खरीदने को तैयार रहती है। सब्सिडी से किसानों द्वारा इस्तेमाल में लाने वाली चीज़ें जैसे खाद, उर्वरक, डीजल, तेल का भी सरकार दाम घटा देती थी। उदारवाद बाजार में इस तरह की सरकारी मदद के खिलाफ है, अतः सब्सिडी और समर्थन मूल्यों को हटा लिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे किसान अपनी रोजी रोटी कमाने में भी असफल रहे हैं। इस प्रकार छोटे उत्पादों को विश्व स्तर के उत्पादों के सामने के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है, और ये अपवाद नहीं है कि उनमें से कुछ का बिल्कुल सफाया हो जाए। निजीकरण में उन सरकारी विभागों के मुलाजिमों की नौकरी भी कम हो गई, या कह सकते हैं रोजगार के स्रोत अब स्थिर नहीं हैं। गैर सरकारी असंगठित रोजगार उभर कर सामने आ रहे हैं और सरकारी संगठित विभागों में नौकरियां कम होती जा रही हैं। ये कामगारों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि अब उन्हें कम तनख्वाह और अस्थायी नौकरियां ही हाथ लगेंगी। इस अध्याय में हमने देखा कि भारत में आज एक ग्रामीण होड़ से लेकर अप्रत्यक्ष स्टॉक एक्सचेंज जैसे विभिन्न प्रकार के बाजार भी हैं। ये बाजार खुद भी सामाजिक संस्था हैं और ये बाकी सामाजिक संस्थाओं जैसे परिवार, जाति, वर्ग से विभिन्न तरीकों से जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही हमने ये जाना कि विनिमय के सिर्फ आर्थिक मायने ही नहीं होते, उनके सांकेतिक और सांस्कृतिक पहलू भी होते हैं। खासकर के उदारवादिता के दिनों में, जब सामानों और सेवाओं का तेजी से संचालन हो रहा था। भारत के उदारीकरण के बाद के बाजारी परिवेश में जो भूमंडलीकरण का अभिन्न हिस्सा भी हैं, ऐसे तमाम तरीके और प्रणालियां हैं जो चीज़ों, सेवाओं, सांस्कृतिक प्रतीकों, पूंजी को बाजारी माहौल में प्रवेश दिलाती हैं। आंचलिक ग्रामीण बाजार से लेकर विश्वव्यापी व्यापारी क्षेत्रों तक जैसे नास्डक, आज के तेजी से बदलते युग में यह समझना आवश्यक है कि किस तरह से बाजार निरंतर बदल रहे हैं और इन सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों का परिणाम क्या है। So guys, this chapter has been complete. So meet you in the next session with the next chapter. The next chapter name is सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप। Till that time, thank you so much. Bye bye. Take care.